हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 3G के 1 से 7 तक के प्रश्नों को हल किया था जी। आज हम देखेंगे अपनी प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है जी, देखिए। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 कम मिलते। तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात करना है। लिखिएगा, माना किसानों की संख्या, माना किसानों की संख्या बराबर x, ठीक है। तथा देखिए, पैसा तो हर किसान को मिलेगा ना, तथा हर किसानों की धनराशि, ऐसे लिखिएगा, हर किसानों की धनराशि क्या y, ठीक है जी। और कुल धन ए हो गया, तो कुल धन क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए। जब किसान x हो गए हैं, हर किसान की धनराशि y हो गया, तो कुल धन क्या हो जाएगा, कुल धन बराबर क्या हो जाएगा जी, xy, जैसे मैंने कहा आपसे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं किसी एग्जाम्पल से यहाँ पे समझा दूंगा आपको कि अगर मान के चलिए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए कि किसान की संख्या 10 है और हमें हर एक किसान को मैं दे रहा हूँ 50 रुपये। कितने रुपये, 50 रुपये। तो बताइए, अगर मैं 50 किसान को पैसा दे रहा हूँ तो टोटल पैसा कितना होगा, 50 भागे 500 रुपये, ठीक। तो ये बताइए, जब इसमें किसान, अगर इसमें इस किसान को संख्या कम हो रहा है, फिर भी मैं 500 रुपये में इसी तो बांटूंगा। अगर किसान की संख्या अधिक हो रही है, फिर भी मैं तो इसी में से ही बांटूंगा ना। मैंने यहाँ पे x का स्थान पे 10 का स्थान पे क्या लिया, x, और y 50 का स्थान पे क्या लिया, y, और इन दोनों का गुणा क्या हो गया जी, xy। ये कुल धन, ठीक है। चलिए बस इसमें पुट कर देना है, कुछ है नहीं इस सवाल में। तो कुल धन बराबर क्या हो गया जी, xy, ठीक है। तो लिखिएगा प्रश्नानुसार, जो हमारे पास दे रहा है पहला शब्द उसको लिखिएगा, है ना। प्रश्नानुसार कह रहा है, यदि 2 किसान कम हो जाए, कितने किसान, 2 किसानों की संख्या x में से 2 घटा दीजिए। फिर कह रहा है, अगर 2 किसान कम हो जाए तो हर एक को कितना मिलेगी, 50 रुपये। प्रत्येक किसान को 50 रुपये मिलेंगे। तो हर एक किसान को क्या माने हैं जी, y धन, y प्लस 50 रुपये, ठीक है, बराबर कुल धन xy। ये बात आपको समझ में आई जी। किसान हमारे पास कितने थे, जो भी थे उसमें से 2 कम हो गए। तो जब 2 कम हो गए तो भाई धनराशि तो उसी में से मिलेगी ना, यहाँ पर अधिक मिलेगा तो धनराशि उसी में ही जोड़ेंगे, कुल धन में से ही तो धनराशि को जोड़ेंगे ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। x में y का मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, xy, और x में 50 का करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 50x, -2 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y जी, और 50 -2 और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, बराबर xy, ठीक है जी। ये xy से ये xy क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको बस बचेगा जी, 50x -2y, ये माइनस में से उधर जाएगा तो जी प्लस में हो जाएगा, है ना, ठीक। अब मैं देख रहा हूं कि अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो ये कट जाएगा। तो यहां लिखिएगा
2 से, है ना, 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 25x माइनस वाई बराबर 50। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया जी। द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाए तो अधिक इसी में से अधिक होंगे जी। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 अधिक है तो एक में 2 जोड़ दीजिए अधिक, ठीक है। अगर 2 अधिक हो जाए तो प्रत्येक को 30 कम मिलेंगे, रुपए कितने मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो हर एक कुछ संख्या कितनी है y, तो कम मिलेंगे तो घटा दीजिए, ठीक है। बराबर कुल धन में से ही तो कम मिलेंगे जी। तो क्या हो गया एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा जी एक्स वाई माइनस 30x प्लस 2y माइनस 30 दूना 60 बराबर एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा माइनस 30x प्लस 2y, ये माइनस में उधर जाएगा तो जी प्लस में हो जाएगा 60। ये कुछ कटने वाला है जी। देखिए यहाँ पर भी अगर हम 2 से भाग दे दें तो आराम से और छोटा हो जाएगा। तो लिखिएगा 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी माइनस 15x प्लस वाई बराबर 30। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर y प्लस में है, एक y प्लस में है समीकरण नंबर 2 में, और समीकरण नंबर 1 में y माइनस में। तो आराम से इसे विलोपन विधि से बना लीजिए जी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पे क्यों, क्योंकि एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 25x माइनस वाई बराबर 50 और दूसरा हमारे पास हो गया माइनस 15x प्लस वाई बराबर 30। तो इससे ये क्या हो गया कट गया। अब 25 में से 15 घटाएंगे जी तो कितना बचेगा 10x प्लस में, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, ये कितना हो जाएगी 80। 10 से कम 10, 10 बटे 80, x बराबर क्या निकल गया हमारा 8, जो हमारी किसानों की संख्या है जो किताब हमसे पूछा गया था। अब चलिए y का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है 25x की जगह पे 8 माइनस वाई बराबर 50। तो 25 बटे 200 माइनस वाई बराबर 50। तो ये माइनस वाई हो गया जी और ये 50 हो गया और इधर ये प्लस में इधर आएगा तो जी माइनस 200। तो माइनस वाई बराबर 200 में से 50 गया तो माइनस 150 जी, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या बचा हमारे पास 150। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हर किसानों को मिलने वाली धनराशि हो गई। तो कुल धनराशि पूछा है हमसे, ठीक है जी। तो हमारे पास किसानों की संख्या कितनी आ गई 8 और कुल धनराशि पूछा है। तो यहाँ पे लिखिए कुल धनराशि बराबर
कुल धन लिखिए या धनराशि, कुल धनराशि बराबर है ना, कुल धनराशि कितना होगा जी। कुल धनराशि बनेगा कैसे पहले ये तो जान लें। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऊपर जो हम लिखे थे जी, यहाँ देखिए कुल धन बराबर एक्स वाई लिखे थे, बस वही एक्स वाई यहाँ भी लिख दीजिए। वही तो कुल धन है, एक्स गुणे एक्स वाई, एक्स का मान 8 और वाई का मान 150 और 15 बटे कितना होता है जी 120, ये रहा हमारा 120, यही हमारा है कुल धन। तो लिखिएगा यहाँ पर, अतः किसानों की संख्या आठ तथा कुल धनराशि बराबर 1200। ठीक है, यही आपका क्या है जी आंसर। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है जी, देखिए एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक के दर पर उसने कितना धन लगाया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पहले आपको हम समझाते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपये है। ठीक, मैं प्रश्न को समझाना चाहता हूँ। 500 रुपये है। अब जब 500 रुपये है ना, तो इसमें से क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास दो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मुझे पैसा उधार दीजिए। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये राम हो गया और ये हो गया आपका श्याम। इन दोनों ने पैसा आपसे उधार मांगा, आपने क्या किया, राम को दे दिया 300 रुपये। ठीक है, और आपने कहा कि 5% का मैं ब्याज लूंगा। कितना परसेंट का, 5% का। तो 5% बट्टे में 100 ही होता है, क्योंकि अगर 5% लिखा जाता है ना, तो जब परसेंट हटाता है बट्टे में 100 आता है। जब 300 रुपये आप इसको देंगे 5% पे, तो बाकी पैसा कितना बचा, 200 रुपये। तो यहाँ पर ठीक है, इसको क्या किया आपने, 4% दिया। ठीक है, ये रहा आपका 4%। ठीक, अब देखिए जब इसको आप ब्याज दे रहे हैं तो ये 3 से 3 क्या कट जाएगा, 3 बचे 15, ये हो गया, और इसे ये कट गया, और 4 दूना 8 रुपये। जब मैं ये दोनों पैसे को जोड़ा है ना, तो हमारे पास कितने हो गया, 15 8 23 रुपये हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैंने 500 रुपये पर, जब मैंने पैसा 500 रुपये, इसमें 300 रुपये से राम को दिया, 200 रुपये से श्याम को दिया, 5% ब्याज लिया, दूसरे पर 4% का जब ब्याज लिया, तो मेरे पास टोटल जो ब्याज हमारे पास बन के आया 23 रुपये बन के आया। ठीक है, किताब में क्या किया है कि टोटल अमाउंट जो कुलधन मैंने ये 500 रुपये लिया था, किताब ने ये नहीं बताया है कि उसने कितना धन पे इसको ब्याज दिया और इस धन पे उसने कितना ब्याज दिया। सिर्फ ब्याज आपका नाम दिया, ब्याज दिया कि 12% और 10%, पर ये आपको अमाउंट दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये अमाउंट ही ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो ब्याज से ही तो ज्ञात करेंगे। ठीक, बात समझ में आई। हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ ये अमाउंट, मूल, ये जो है ना मूलधन, हमें यही निकालना है। ठीक, माना 12% दिए तो 12% लिख लीजिए। 12% है ना, वार्षिक ब्याज दिया है, तो वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये लगाया लिखिए। इसका मतलब क्या है, 12% पे उसने कितना लगाया, 100 रुपये लगाया है। ठीक है, जब 12 रुपये पे 1% लगाया है, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा जी, तब यहां लिखिएगा 1 वर्ष का, है ना, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्यों निकाल रहे हैं,
क्योंकि साधारण ब्याज का सूत्र ही होता है मूलधन गुणे, मैं ये लिख दूं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। मूलधन क्या है जी, एक्स, दर क्या है 12% और समय क्या है 1, अब बट्टे में क्या है 100। 100 क्यों, परसेंट हटाता है तो बट्टे में 100 आता है। तो ये कितना हो गया आपका टोटल 12/100, 12x/100, ये आपका हुआ ब्याज, साधारण ब्याज। जब x रुपये पे आपको इतना लगाया है तो बाकी शेष क्या बचे होंगे, यानी कि जो पैसा हमारे पास है उसमें से अगर उसको हम घटाएंगे तभी तो शेष हमें मिलेगा। यानी कि 500 में से अगर मैं 300 रुपये घटाऊंगा तभी तो हमारा शेष दिखाई देगा। तो यहां लिखिएगा शेष धन, यहां पर मैं शेष धन, अब देखिए यहां पर हमें धन तो दिया नहीं है, शेष धन क्या बचेगा तो 75,000 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स धन, एक्स कुल हम जो हमारा धन माने थे क्या माने थे, एक्स माने थे। तो इस पर ब्याज क्या हो जाएगा, इस पर ब्याज कितना लगाया 10%, कितना 10%, यहाँ लिखिएगा 75,000 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि शेष धन पर, शेष रुपए पर 10% का ब्याज की दर से शेष धन पर 10% की दर से लगाया, दर से लगाया, है ना, शेष पे इतना लगाया, तब क्या होगा जी, तब साधारण ब्याज बराबर क्या होगा जी, इसका भी साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75,000 माइनस एक्स गुना 10% और 10%, और यहाँ भी एक और यहाँ लिख लीजिए समय 1/100। ये बात समझ में आई जी। तो इसको क्या निकलेगा हमारे पास, हमारे पास ये निकलेगा 10 से कम 10, 10 दहा के 100, इसको काट लीजिए तो क्या बचेगा 75,000 माइनस एक्स अपॉन में 10, ये आपका शेष धन हो गया। यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 नहीं मानना है, अब हमें जो कह रहा है वो ध्यान देना है। तो यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले तो यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 8300 रुपये मिला तो किस पे मिले होगा जी, ये 12% जो हमारा आया है इस पर, और ये जो शेष धन है इसी पर तो उसको ब्याज मिला होगा, निकालना है मूलधन। तो जब मैं इस ब्याज को और इस ब्याज को जब मैं जोड़ूंगा, ठीक है, देखिए कैसे, जब मैं 12/100 प्लस 100 बराबर 8300, तभी तो हमारा इस एक्स का मान निकलेगा। अब क्यों निकलेगा, क्योंकि ब्याज किससे बनता है, धन से ही तो बनता है जी। तो यही तो हमको धन निकालना है, तो ब्याज प्लस ब्याज बराबर ब्याज, ठीक है, तो इसी से धन निकालेंगे। चलिए सर देखिए कैसे करेंगे जी, यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 और 100 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 100, तो ये कितना हो जाएगा जी 12x प्लस और 10 दहा के 100, तो ये कितना हो जाएगा
एक और जीरो बढ़ जाएगा जी, और इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -10x बराबर 8300। ठीक है जी, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 75, 7,50,000 माइनस 10x, इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8,30,000। ठीक है जी, अब देखिए x का मान निकला तो इसको इधर भेज दीजिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 12x में से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2x। 2x बराबर 8,30,000 में से माइनस 7,50,000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा जी, सिर्फ 80,000 रुपये। कितने, 80,000 रुपये। ठीक है जी, तो भाग 2 से कट जाएगा, 2 40 हुआ 80, x बराबर क्या आया 40,000। x बराबर क्या मिला हमें 40,000, यानी कि वो धन कितना था जो 12% पे लगाया था 40,000 रुपया। ठीक, अब हमारे पास शेष धन क्या हो जाएगा, यहां पर शेष धन कितना था जी, 75,000 माइनस 40,000 बराबर 35,000। ठीक है जी, तो यहां लिखिएगा तो 12% की दर से 12% की दर पर लिखिए कितना 40,000 रुपये तथा 10% की दर पर 35,000 रुपये ना लगाया। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9 जी। थोड़ा लेंथी है लेकिन लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन है, बस इसको समझने का थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको सवाल समझ में आ गया होगा जी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं जी, क्या प्रश्न है। एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए, देखिए 5,000 में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात उधार लिया है, 2 वर्ष पश्चात उसे 6320 रुपये बैंक को देने पड़े। तो याद रखिएगा, जो पैसा हम धन उधार लेते हैं और जो हमारा ब्याज बनता है तो उसको जो हम जोड़ते हैं ना, तो वही हमारा कुल पैसा होता है, यानी कि उसको मिश्र धन कहते हैं। तो यही हमारा मिश्र धन है। ठीक है ना, तो बैंक को देने पर तो ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रति दर से कितने कितने रुपए उधार लिए। यानी कि ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों सेम है। इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, पैसा ही ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, जिससे मैंने इसमें ज्ञात किया था। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाते हैं। माना 100 रुपये है ना, 100 रुपये 12% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए क्या लिया था, उधार लिए। जब 2 वर्ष के लिए उधार लिया तो बताइए क्या होगा, यहां लिखिएगा तो 100 रुपये पर 2 वर्ष का 12% की दर से क्या मतलब है,
माना 100 रुपये 12% की ओर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया, ठीक है। तो आता 100 रुपये पर 2 वर्ष का 12% की दर से, है ना। क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो x गुणे 12/2 अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा जी? 12 दूना 24x अपॉन में 100। इसको क्या, इसको छोटे से काट दिए तो 4 छक्के 24x 4 25 100। तो शेष धन किस पे लगाया होगा? तो शेष धन किस पे लगाया होगा जी? 5000 माइनस x पर, है ना। तो यहां लिखिएगा रुपये 5000 माइनस x पर 15% की दर से 2 वर्ष का, है ना, साधारण ब्याज। ठीक है। जब उस पे निकाल दिए तो इस पे भी निकाल, सेम 9 नंबर प्रश्न के जैसे ही ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो निकालिए साधारण ब्याज। तो क्या हो जाएगा ये? 5000 माइनस x गुणे 15% गुणे 2। अब ये परसेंट जब हटेगा ना यहाँ पर, तो बट्टे में आता है 100, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? तो ये देखिए, ये हमारा हो गया 5000 माइनस x ब्रैकेट में लिया, और ये 15 दूना 30 अपॉन 100। तो ये देखिए 10 दहा में 100 और ये 10 दें 30। तो हमें ब्याज क्या मिल गया जी? हमें मिला 3, ये 5000 x अपॉन में 10, हमें एक ब्याज मिल गया, ठीक है। हमें दूसरा क्या मिला? 6x अपॉन 25, और दूसरा 3 ब्रैकेट 5000 माइनस x अपॉन 10। अब हमें क्या निकालना है? हमें धन निकालना है। तो लिखिएगा प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसार, ठीक है। तो कैसे ये बताइए? अगर हमें धन निकालना है तो यही तो हमारा धन है, इसी धन से तो ब्याज निकला होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्रश्न में देख रहे हैं कि हमें ब्याज नहीं दिया गया, हमें सीधे मिश्र धन दिया गया है, ठीक है ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो आपका मिश्र धन दिया है 320 रुपये, ठीक है जी। और आपका मूलधन कितना है? 50 रुपये, जो आपने 5000, ठीक है। तो क्या मिला हमें? 1320 रुपये, ठीक है। यही क्या है? ब्याज। तो ये ब्याज कैसे मिला? तो भाई धन यानी कि मूलधन पर ही तो ब्याज मिलता है, यही आपका क्या है? ब्याज है। तो यहां लिखिएगा आप तब 6x अपॉन 25 प्लस ये हमारा हो गया 5000x अपॉन, अरे क्या करते हैं हम, 3 अपॉन 10 बराबर 1320। आपको इतना लिखना आना चाहिए। अगर आप इतना कर लिए तो सवाल बहुत आसान बन जाएगा। मैं एक बार समझा देता हूँ कैसे हुआ है, ठीक है। व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए, तो मैंने क्या किया? माना 100 रुपये में 12% की दर से उसने पैसे उधार लिए, दो अलग अलग जगह। अगर एक जगह लगाया होता तो मैं इसी को कर देता,
अतः 100 रुपये पर 2 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज निकाल दिए हमने, तो कितना आया 625। तो बाकी शेष पैसा का मतलब होता है 5 जन्म से जब पैसा घटाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कितना पैसा हम लगाए, शेष क्या पैसा है। तो शेष पैसे पे उसने ब्याज लगाया है कितना 15%। जब ब्याज लगाया तो साधारण ब्याज निकालना ही पड़ेगा, तो हम निकाले तो क्या आया 3, 5000 माइनस अपन में 10। हमें क्या निकालना है, तो हमें धन निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालते हैं, तो मूलधन आपको ये बात पहले से पता है कि ब्याज जो होता है मूलधन पर ही तो दिया जाता है। मूलधन नहीं रहेगा तो ब्याज कोई देगा नहीं, तो मूलधन पे ही देगा। तो हमारे पास क्या है, ये रहा हमारा ब्याज और ये रहा हमारा साधारण ब्याज, जो हमारा धन है उस पर ब्याज निकाला गया। तो यहाँ ये हमारा है मूलधन, तो हमें इसी को निकालना है, यानी कि ब्याज है और ये भी ब्याज है, तो इसी पर तो ये यानी कि ब्याज क्यों दिया गया, तो मूलधन पे दिया गया, तो ये हमारा है मूलधन और इसी से हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50, 25 दूना 50, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12x, ठीक है, प्लस इसको कर लीजिए, पहले आप इसको गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये माइनस 3x, ठीक है, ये गुणा में कर लीजिए और 10 × 5 = 50, यहाँ 50 कर लीजिए 5, ठीक है, बराबर 1320। क्यों, अरे भाई 10 × 5 = 50, तो एलसीएम लिए तो गुणा करेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो गया 12x प्लस इसका गुणा 15 × 5 = 75 और 5 × 15x, ठीक है जी। और ये नीचे 50 दिख रहा है, गुणा में भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो इसमें गुणा कर दीजिए 13 × 50 कितना होगा, तो 2 0 बढ़ा दीजिए पहले ही आंख बंद करके, 1 0 2 0 पहले बढ़ा दीजिए, ठीक। और ये 5 दूना 10, एक और 0 बढ़ गया, 5 × 15 16 5 × 5 6, ठीक है, 66,000। चलिए, तो 12x में से 15 से घटा दीजिए तो कितना बचेगा -3x, बड़ा कौन 15x, बराबर ये हमारा हो गया 66,000। 66,000 में से जब 75,000 आप घटाइएगा, क्यों, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी 3x बराबर, मैं डायरेक्ट 66 और कितना हो जाएगा 66 और 4 जोड़ने 70, 5 75, यानी 9,000 बचेगा, है ना, कितना -9,000 बचेगा आपको। क्यों, क्योंकि 75,000 ज़्यादा बड़ा है, चिन्ह माइनस का है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 × 3 3 3 × 9, x बराबर आपका आ गया 3,000। इसका मतलब है जो उसने ब्याज 12% लगाया था वो 3,000 रुपये पर लगाया था, क्या होगा शेष धन कितने पर लगाया हुआ 5,000 में से 3,000 घटा दीजिए, कितना बचा 2,000, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा तो 12% पर लगाया धन बराबर 3,000 था, 15% है जी, 15% पर कितना 2,000 रुपये, ठीक है जी, यही आपका क्या होगा आंसर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची जो बैंक होते हैं ना, जो कैश होते हैं उनको खजांची कहा जाता है, ठीक है, से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, वो 2,000 रुपये निकालने के लिए कहिए और खजांची ने 50 और 100 के नोट देने, मीना ने उसे 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। तो
तो मीना को 25 नोट प्राप्त हुए। 25 नोट प्राप्त हुए तो ज्ञात करना है 50 और 50 के नोट, 50 और 100 के नोट कितने थे, क्योंकि उसको पैसा कितना मिला 2000। चलिए इसको हम बनाते हैं जी। माना रुपये 50 और रुपये 100 के नोट। एक्स और वाई है। एक्स और वाई है का मतलब ये हुआ कि एक्स का नोट 50 है और वाई का नोट 100 का है। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है जी? कुल नोटों की संख्या बराबर 25। ठीक है, तो बताइए हमने 50 का नोट क्या माना था एक्स और 100 का नोट वाई बराबर कितना 25। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार, ठीक है, 50 रुपए तथा 100 की नोटों की कुल मूल्य कितनी है 2000 रुपये। कितनी 2000 रुपये। 50 और 100 नोटों की कुल मूल्य तो 50, तो 50 के नोट को क्या मानते हैं एक्स, तो यहाँ लिखिए 50x, ठीक है ना, और 100 बोला तो 100x लिखिए बराबर 2000। यहां तक कोई डाउट जी? अब इसको थोड़ा इसको काट लीजिए इसमें, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पर इसमें से एक कॉमन दिख रहा है, क्या आ रहा है 50 कॉमन आएगा, 50 दूना 100, तो 50 बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 2000। क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ 50 किस में है गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो भाग दे देंगे तो क्या बचेगा जी 5 चौके 20, 40 रुपया आपको बचेगा जी। तो x प्लस वाई बराबर कितना 40, ये इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहाँ तक बात समझ में आई जी। शुरुआत में कुल नोट की संख्या x प्लस वाई बराबर 25 थी, और बाद में वो खुद कह रहा है, किताब वो खुद कह रहा है कि 25 यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 वाली नोटों की संख्या मिलाकर कितनी है 2000। तो हमने 50 की नोटों की संख्या क्या मानी x, तो 50x, और 100 की y, तो y बराबर 2000 रुपये। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें देखिए ये प्लस में तो घटाने पे आराम से रख कर निकाल लीजिए, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए या विलोपन विधि लगाइए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा समीकरण 2 समीकरण एक तथा समीकरण 2 को समीकरण एक से समीकरण 2 घटाना पर, यानी कि समीकरण एक से हाँ तथा समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे लिखा जाता है। तो क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 25, और ये क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 100। तो ये हमारा माइनस, ये देखिएगा जी अगर देखिए तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई है, ये देखिए कॉमन नहीं है, तो 50 दूना 100, तो यहाँ 2y बचा, यहाँ क्या बचा 2y, आज जो हम ध्यान नहीं दिए हैं। तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, पर ये यहाँ क्या बचेगा माइनस वाई बचेगा, और इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा जी 15 माइनस 15।
तो इससे ये कट जाएगा। देखिए दिमाग कैसे खोला, ये जब दोनों ये अगर कट जाएंगे तो फिर जीरो, तो सवाल तो ऐसे ही गलत हो गया। जैसे जब ध्यान ऊपर दिए तो यहाँ पता चला कि यहाँ कॉमन हम 2 नहीं लिए हैं, ठीक है। y बराबर क्या आ गया 15। अब यहाँ क्या करेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, या प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 15 रख दीजिए बराबर 25। तो x बराबर 50 में से 15 गया 10, ठीक है। तो लिखिएगा अतः पचास नोटों की संख्या कितने हैं 10 तथा 15 नोटों की संख्या 100 है। 15 नोटों की संख्या, अरे 100 नोटों की संख्या 15, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 100 नोटों की संख्या कितनी है 15 है, यही आपका क्या है जी आंसर। अतः 50 नोटों की संख्या 10 तथा 15 नोटों की संख्या 100 नोटों की संख्या 15 है। प्रश्न नंबर 12 देखिए जी क्या कह रहा है। एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन का भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने इस तरह के प्रश्न इसके पिछले अध्यायों में भी हमने बनाया था जी, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिखिएगा जी, माना नियत व्यय, माना नियत व्यय, ठीक है, रुपये x, ठीक है, तथा प्रतिदिन के भोजन, है ना, भोजन का मूल्य रुपये है, ठीक है। तो हमें जो दिया प्रश्नानुसार उसको हम लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा प्रथम शर्त 1 लिख सकते हैं ऐसे। शर्त 1 क्या कह रहा है, कह रहा है नियत व्यय प्लस 20 दिन के भोजन पर व्यय कितने रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। नियत व्यय प्लस 20 दिन है ना, क्या प्रतिदिन, तो गुणा में होगा जी,
प्रतिदिन के भोजन पर व्यय कितना 1000 रुपया। मतलब अगर वो नियत भोजन करता है प्लस 20 दिन जो भोजन करता है उसका टोटल पैसा कितना है 1000 रुपया। तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगा जी, नियत व्यय 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन y रुपया, है ना। तो नियत व्यय क्या होगा x, ठीक। और प्रतिदिन 20, तो 20 गुणे y तो क्या आ जाएगा 20y बराबर कितना 1000 रुपये। ये आपका क्या बन गया जी समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है देखिए, शर्त 2 क्या लिखा है, शर्त 2 कह रहा है कि नियत व्यय, उसमें भी नियत व्यय है जी, ठीक है ना, जो बी का है, ठीक है ना, नियत व्यय प्लस 26 दिन प्रतिदिन भोजन, जो हमारा बी करता है ये, प्रतिदिन भोजन व्यय, भोजन पर व्यय, ठीक है। आप यहाँ पे शर्त 1 का यहाँ पर मन करे तो आप यहाँ पे ए और बी भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ठीक है ना। नियत व्यय 20-25 दिन, इस पर क्या बनेगा जी, या कितना लगा रहा पैसा इसको, जो हमारा नियत व्यय 26 दिन भोजन पर व्यय जो ये बी करता है, यहाँ बी लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा रहेगा, ये बी का हो गया और ये ए का हो गया, ठीक है। ए नियत व्यय 20 दिन और बी 26 दिन, तो कितना इसको लगा रहा पैसा 1180 रुपये। तो नियत व्यय इसका भी कितना होगा 100 रुपया प्लस 26 दिन, तो गुणा में बच जाएगा 26 गुणा वाई बराबर 1180 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आराम से घटा करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं जी। लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम गलती से बोल दिए जी गुणा करने पर ना, 2 को घटाने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, ये हो गया x प्लस 20y बराबर 1000 और ये हो गया x प्लस 26y बराबर 1180। तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इससे ये कट गया, यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा जी -6y बराबर ये 1080, ठीक है। इसमें माइनस में बड़ा माइनस वाला है, तो माइनस में माइनस कट गया, 6 एकम 6 36 18, y बराबर क्या मिला हमें 30। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये x हो गया जी प्लस 20 और y कितना है 30 है, तो 30 यहाँ लिखिए, ठीक, बराबर 1000 रुपया। तो x बराबर x प्लस कितना हो जाएगा जी 2 3 600 रुपये, 1000 x, ये कितना हो जाएगा जी, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1000 माइनस 600, तो x बराबर 400 आया जी, या 400। नियत व्यय
नियत है ना, कितना रुपए, 400 रुपये, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपये है। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है जी, देखिए। यश ने एक टेस्ट में 14 अंक अर्जित किए। एक टेस्ट का पेपर हो रहा है वही वाला। जब उसे प्रत्येक के सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट लिया गया है तो पहले टेस्ट क्वेश्चन 40 अंक प्राप्त किए जी, और 40 अंक प्राप्त किया है तो उसमें कहा गया कि अगर एक उत्तर सही है तो उस पर 3 अंक मिलते हैं, अगर एक उत्तर गलत है तो उस पर 1 अंक काट लिया जाता है ना। अगर वही कह रहा है फिर इसको बढ़ा दिया यही, फिर वही एक अगर एक उत्तर पे 4 अंक उसको दिए जाए सही होने पर 4, गलत होने पे 2 अंक काट लिया जाए तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे हमको ये बताना है। चलिए इसे बनाते हैं। ठीक है, लिखिएगा। माना सही प्रश्न हो सही प्रश्नों के उत्तर है ना, उत्तर देने की संख्या, उत्तर देने की संख्या बराबर x है ना, था गलत प्रश्न के उत्तर है ना, गलत या शुद्ध लिख लीजिए, प्रश्नों का देने का तथा गलत प्रश्नों की देने के उत्तर की संख्या y। चलिए तो क्या कह रहा है, तब यहां पे लिखिएगा प्रश्नों की कुल संख्या, यहाँ की कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा जी, कुल प्रश्न। भाई अगर जब सही दे रहा है तो x वाला प्रश्न जो गलत हो रहा है y का, तो ये इन दोनों को तो मिलकर प्रश्न बनेंगे जी, तो x प्लस y। ठीक है, अब देखिए जो शर्त 1 है उसको लिख लीजिए, शर्त 1 जो हमें दिया है। ठीक है, दिया है कि प्रथम प्रश्न 3 सही करने पर, 3 सही किसको माने, माना सही प्रश्न के उत्तर देने की संख्या x, 3 सही तो 3 यहां पर लिख लीजिए, तथा गलत प्रश्न के उत्तर देने पर, गलत प्रश्न 1 अंक कटते हैं, 1 तो 1 लिखेंगे जी, एक में y का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ माइनस y। ठीक है, बराबर कितने अंक प्राप्त करता है, 40 अंक। जब सही प्रश्न में से अगर हम गलत प्रश्न को घटाएंगे जी तभी तो हमारा टोटल निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। ये शर्त अनुसार क्या कह रहा है, शर्त 2 जो कह रहा है, अगर एक प्रश्न सही होने पर 4 अंक उसको देते, कितने, 4, तो ये 4 हो गए जी। गलत होने पे 2 अंक काट लेते, तो ये लो भैया 2 अंक, बराबर कितने अंक प्राप्त करता, 50।
समीकरण नंबर 2 इसको कर लीजिए। अब क्या करिए इसमें, अब इसको बना दीजिए। आपको दिख रहा है कि यहाँ 2y नहीं है, तो क्या करिए, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, ये और छोटा हो जाए, तब भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको छोटा ही कर लेता हूँ। तो इसको क्या करिए, आप अभी इसको समीकरण नंबर 2 मत मानिए, क्योंकि छोटा कर रहे हैं ना। यहाँ पर लिखिएगा 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 से भाग में कट जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 25। अब ये आपका बना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पर यहाँ माइनस क्या करेंगे, घटाने पे करेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा जी। तो लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, है ना, घटाने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, 3x माइनस वाई बराबर 40, और ये क्या हो गया 4x माइनस वाई बराबर 25। घटाने पे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो जब ये घटेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा जी, माइनस एक्स बराबर माइनस 15, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितने, तो 15 प्रश्न इसको सही थे। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लीजिए, आप 1 में रखने पर कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, 3x, x के स्थान पर 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 देते हैं 45 माइनस वाई बराबर 40, तो क्या आएगा जी माइनस वाई, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 40 में से 45 गया तो माइनस 5 आ गया, तो ये माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर क्या मिला 5। ठीक है, इसका मतलब है जो सही प्रश्न की संख्या है 15 है, और जो गलत प्रश्न की संख्या कितनी है 5। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा। और हमें क्या पूछा, हमें तो कुल प्रश्नों की संख्या पूछा है, ना कि ये पूछा है कि सही कितने हैं और ना ही गलत कितने हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कुल प्रश्नों की संख्या, यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या माने थे जी, x प्लस वाई। हाँ देखिए x प्लस वाई कुल संख्या की प्रश्न बराबर है ना, तो कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, x कितना 15 और y कितना 5, कितना हो गया 20। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर हम 14 देखते हैं जी। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ना, A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कोई सड़क है और उन दोनों बीच के स्थान की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है ना। जैसे कि अगर मेरा घर मैरवा है तो गोरखपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। ठीक, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अगर 2 बाइक यहाँ से एक साथ चलना प्रारंभ करती है ना, तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो जाना है गोरखपुर तक, तो दोनों कार उसी तरफ ही तो जाएंगी जी, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब चलती है ना, एक दूसरे कितने मिलती है 5 घंटे के पश्चात अंतराल पर मिलते हैं, एक 5 घंटे फिर 5 घंटे। ठीक है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती, एक दूसरे की ओर, हाँ, तो वे 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जी इसको भी बनाते हैं। ये प्रश्न
सेम इसके पिछले जो हम प्रश्न बनाए हैं उसमें किसी से ये मैच कर रहा है। चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिएगा, माना एक कार की चाल, एक कार की चाल बराबर x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा B कार की चाल बराबर, यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं, वो I किलोमीटर घंटा, ठीक है ना, ठीक है। देखिए तो क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखिएगा, तब यहाँ से 5 घंटे में एक कार द्वारा चली गई दूरी, है ना, तो पहले 5 घंटे लिखिए यहाँ पर, पाँच घंटे में कार, कौन सी कार, ये द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या होगा जी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो बताइए हम चाल क्या माने हैं, ए का x, ये हमारा क्या हो गया x, ठीक है। और कितना, 5 घंटे, समय क्या हुआ 5 घंटे, गुणा कर दीजिए, क्या मिलना हमें 5x, ठीक है जी। उसी तरह B द्वारा भी चली गई चाल, B द्वारा भी चली गई कार की चाल, क्या हो जाएगी हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, y गुणे 5, तो क्या हो गया, ये 5y हो गया, ठीक है जी। आपको ये बात कंफ्यूजन कर सकता है कि कैसे 100 किलोमीटर, जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ चल रही हैं गोरखपुर जाने के लिए, तो एक 5 घंटे पहले पहुंच रही है, एक 5 घंटे थोड़ा लेट से पहुंच रही है, तो दोनों के बीच 100 किलोमीटर का ही तो डिफरेंस है कि कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आपकी सिस्टर भी स्कूल जा रही है, तो फिर अंतर स्कूल का ही तो होगा कि कौन पहले पहुंच रहा है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न अनुसार हम लिख रहे हैं, तो पहले लिखेंगे, सबसे पहले कार की चाल, ठीक है, क्या हो जाएगी बताइए। सबसे पहले 5 किलोमीटर घंटा, यहाँ पर यहाँ लिखिए, पहले लिखिए, यहाँ पर छोटा सा थॉट लिख लीजिए, अगर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अब दोनों, ठीक है, दोनों का अंतर है जी, अब दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियां, दूरियों का, ठीक है, क्या अंतर बराबर दिया है 100, ठीक है। अब दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर, पहली कार कितनी 5x, दूसरी कार लेट चल रही थी, क्या हो गया 5y, बराबर कितना 100, ठीक है। इसको देखिए, भाग दे दीजिए जी खूब अच्छे से, किससे भाग देंगे, 5 से दे दीजिए भाग, यहाँ पर 5 से भाग देने पर तो क्या बचेगा, 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, और 5 बिसावा 100, समीकरण नंबर 1,
ठीक है। अब देखिए, जब कारें विपरीत दिशा में दोनों एक ही स्थान से चलकर मिलेंगे तब उनके 1 घंटे का समय लगेगा। समय लगेगा 1 घंटे का समय लगेगा। जब समय 1 घंटा लगेगा भाई, तो ये बताइए दूरी तो 100 किलोमीटर ही चलने पड़ेंगे ना। जब कार विपरीत दिशाओं में दोनों के स्थानों, जैसे मान लीजिए मैं चला मैरवा से गोरखपुर के लिए, कोई मेरे एक और दोस्त है वो उधर से आ रहा है, किसी उधर से मान लीजिए गोंडा चाहे उधर से किसी से भी आ रहा है, जितना किलोमीटर हो, मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो 100 किलोमीटर ना। अब उन दोनों का अंतराल जो है, बीच का अंतराल जो मिलने का समय, वो 1 घंटा लग रहा है। कितना घंटा? 1 घंटा समय लग रहा है। तो बात समझ में आ रही है। तो फिर ये भी हमारे चाल है, ये भी हमारे चाल है, अंतर कितना हो जाएगा? सिर्फ 100 किलोमीटर। जब कारें विपरीत, विपरीत मतलब ये उल्टा है ना, दिशाओं से, दिशाओं में दोनों ही स्थानों से चलकर मिलेंगे, है ना, चलकर मिलेंगी, तब उनके चाल क्या होंगे? तब उनके माफ कीजिए 1 घंटे मिलने का समय लग रहा है। किताब में लिखा हो 1 घंटा, घंटे का समय लगेगा। कारें विपरीत दिशाओं में दोनों ही स्थानों से चलकर मिलेंगे तब उनके 1 घंटे का समय, मतलब तब उनको 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। जब 1 घंटे का समय लगेगा तो भाई दूरी कितनी किलोमीटर है? 100 ही तो किलोमीटर है ना। तो क्या बना हमारे पास? जब चल के आएंगी तो पहली कार की चल कितनी है? 5x, दूसरी की 5 बराबर कितना? 100 किलोमीटर। ठीक। इसको भी क्या करिए आप, नहीं अब देखिए, माफ कीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी हम गलती किए हैं कि यहाँ पे क्या है, जब कार विपरीत दिशाओं में दोनों ही स्थानों से चलकर मिलेंगे तब उनकी 1 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया था 5 घंटा, यहाँ पे 5 घंटा दिया था। और यहाँ पे क्या है, कोई भी यहाँ पे समय नहीं दिया, बस घंटा यहाँ दिया है 1 घंटा। तो अगर यहाँ पे मैं बात बताइए, ये हमारा चाल हो गया x, दिख रहा है आपको, ये हमारा चाल x हो गया। तो यहाँ पे जब 5 से गुणा किया तो 5x हो गया। ये क्या है? 1 घंटा। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? सिर्फ x होगा। और y से गुणा करेंगे तो सिर्फ y होगा। तो मैंने गलत यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये सिर्फ x और y रहेगा। ठीक है ना। और ये हमारा समीकरण नंबर ये हमारा बन गया 2। ठीक है। ये दोनों का अंतर, ये बात समझ में आई? 1 घंटा दिया हो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सवाल बन गया है जी। 1 घंटे का समय लगेगा, एक ही स्थान से चल कर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा। प्लस पे क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं। एक इधर से उधर से आ रही है। इन दोनों का अंतर हमको नहीं जानना है। अंतर यहाँ पे था हमारे पास, एक ही दिशा से जा रही थी, तब डिफरेंस होता है। जब आप इधर से जा रहे हो, दूसरा कोई उधर से आ रहा है, तो वहाँ पे किस बात का अंतर? वहाँ सिर्फ किलोमीटर का अंतर होगा ना। तो ये दोनों ये किस में हो जाएगा? प्लस में। ठीक है जी। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक, जोड़ दीजिए। तो ये हमारा हो गया xy बराबर 20 और ये हमारा हो गया x प्लस y बराबर 100। तो ये प्लस में है, ये हमारा कट जाएगा। ये कितना हो गया? 2x बराबर 120। तो ये कितना हो गया? 2 छके 12। x बराबर कितना? 60। ये हमारी पहली कार की चाल की स्पीड हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर क्या है 60 माइनस वाई बराबर 20। तो माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा -40। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 40। अतः एक कार की चाल, एक कार की चाल बराबर 60 ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर एक घंटा। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तथा बी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर। इसको आप हिंदी में लिखिएगा क्योंकि जब हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में सही रहेगा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या होगी। उम्मीद होगी आपको ये प्रश्न समझ में आई होंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखिए जी क्या कह रहा है। 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कसीदे का अर्थ होता है कोई भी कहीं भी काम, जैसे कि किसी का मकान बनाना या कोई काम दे दिया गया तो उसको ठेका पे, तो उसको इतने दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसे कसीदे कहा जाता है। ठीक, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। इसके हम बनाते हैं। माना एक महिला का एक दिन का काम, ठीक है ना, एक महिला का एक दिन का काम। जब एक महिला एक दिन का काम कर रही है ना, तो वो काम है उसका x यूनिट। x यूनिट क्या अभी मैं आपको बताऊंगा जी। ठीक है ना, x यूनिट। ठीक है, तथा पुरुष का भी एक दिन का काम इसको मान लीजिए y यूनिट। ठीक है, देखिए जब महिला को एक दिन का काम एक x यूनिट कर रही है और पुरुष एक दिन का काम y यूनिट कर रहा है, तो कुल काम कितना होगा। तब कुल काम बराबर, देखिए जब 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में, 4 दिन में, तो एक काम कितना हो गया, ये 4 दिन हो गया। और फिर इसको 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो ये पूरा जो है ये 4 और 3 दिन क्या करें, गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 4 थे 12 दिन। तो यहाँ एलसीएम भी निकाल सकते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12 ही होगा। ठीक है, अगर क्यों, क्योंकि एक सम एक विषम है, अगर दोनों सम होते हैं तो फिर एलसीएम निकालते हैं, लेकिन हम जानते हैं एक सम एक विषम सीधे गुणा करेंगे तो ये एलसीएम हमारा होता है। तब कुल काम कितना हुआ, 4 दिन हुआ। ठीक है, अब जो शर्त कह रहा है ना हम वो रखेंगे जी। ठीक है, शर्त क्या कह रहा है, देखिए शर्त 1 है कि 2 महिला है ना, तो क्या हो जाएगा, एक महिला एक दिन का काम क्या माना है, माना एक महिला का एक दिन का काम क्या है, x यूनिट। 2 महिला तो 2x, 2 महिला होगी तो 2 यूनिट काम करेगी ना, तो 2x। ठीक, प्लस 5 पुरुष तो 5y। ठीक, बराबर
देखिए 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन में, तो ये काम कर रहे हैं 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। अब देखिए जब ये 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, यहाँ पहले समझ लीजिए आप, और दिन कितना है, 12 दिन। 12 में 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा आपका, 4 × 12 3। जो ये 3 आया है ना, यही आपका 3 यूनिट है। अब इसका क्या अर्थ है, पहले ये बात को समझिए। जब 2 महिला और 5 पुरुष मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे होंगे। अगर मान के चलिए कि कोई काम है 12 दिन में, तो 12 दिन में जब उसको खत्म करेंगे तो यानी कि पूरा 100% काम खत्म करेंगे जी, ठीक है। कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक दिन में मान लीजिए कितना % काम खत्म कर रहे हैं, तो ये 4 एकम 4, 4 × 12, ठीक है। अगर 100% है तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए 100% है, ठीक। ये इसको हम 4 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारा, 25। 4 × 25 25, यानी 25% एक दिन में खत्म कर रहे हैं। उसी तरह जब 12 दिन का काम है, आज 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना, 3 यूनिट यहाँ लिए हैं, यानी 3 हिस्सा काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर कितना दिन, तो ये हमारा आएगा जी 3 यूनिट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा समीकरण नंबर 1 होगा जी, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई है जी, कैसे ये आया। अब देखिए शर्त नंबर 2 क्या है। शर्त नंबर 2 कह रहा है 3 महिला, तो 3x प्लस 6 पुरुष मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं जी, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। तो ठीक यहाँ 3 से भाग देने का, तो 3 चौके 12, कितना यूनिट आएगा जी, 4 यूनिट। यहाँ लिखिए 4 यूनिट। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका महिला और पुरुषों की संख्या निकल जाएगी जी। कैसे, चलिए सॉल्व किया जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2x है और ये 3x है, तो क्या क्या समीकरण 1 में 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, और 2 का गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए, ठीक है। विलोपन विधि से निकाल दीजिए जी। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है। दोनों प्लस में तो क्या करेंगे, गुना करने पर तथा घटाने पर, ठीक है, तथा घटाने पर। तो लिखिए 3 से गुणा कीजिए, 3 दूना, ये कितना हो गया जी, 6x, 3 × 5 15y बराबर 3 तरीका 9। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 6x प्लस 2 × 6 12y बराबर 2 चौके 8। क्या करने पे, घटाने पे, तो घटा दीजिए। ये क्या हो गया, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो ये कट गया जी, इससे क्या बचा, ये हमारा बचा, माफ कीजिए, प्लस में बचेगा आपका, ठीक है ना। ये बड़ा प्लस वाला है, तो 3y बराबर 1। तो y बराबर क्या बचा जी, 1/3, ठीक। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है जी, 2x प्लस 5y, y बराबर क्या है हमारे पास, 1/3, तो 1/3, ठीक है। बराबर 3। इसको सॉल्व करिए जी। तो ये हो गया 2x 5 एकम 5/3 बराबर 3। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में,
तो 2x बराबर 3 माइनस 5/3, तो कितना हो जाएगा जी? ये 2x बराबर 3 तरीका 9, और 9 में से 5 गया तो 4/3, ठीक है। अब ये हमारा 2x इधर आ जाएगा, ठीक है ना, गुणा में तो भाग में आ जाएगा जी, ठीक है। तो 4/3 और भागे यहाँ 2, और अपन में क्या मान लेंगे यहाँ पर 1, ठीक है। इसके बगल में 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हम आपको सॉल्व करने के लिए बहुत पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर हम बता रहे हैं। यहाँ सूत्र लगता है A/B गुणे D/C, 2 दूना 4, ठीक है। तो x बराबर क्या हमें मिला? 2/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, x बराबर 2/3 यूनिट मिला और y बराबर 1/3 यूनिट। अब यहां से हम क्या करेंगे, आराम से महिला और पुरुष का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक महिला है ना, क्योंकि एक दिन का पूछा है, एक महिला को लगा समय, है ना, बराबर, ठीक है। अब इसको समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले कुल कार्य लिखेंगे जी। तो कुल कार्य में जब हम समय का भाग देंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना ये कुल कार्य हुआ और एक दिन में कितना कितना कार्य कर रही है, उसके बाद से निकालेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 2/3 लगा, ये हमारा 2/3, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए। कहने का अर्थ है कि कुल कार्य, और जब एक दिन का कार्य है, जब उसको हम भाग देंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि वो कितने दिन में वो कार्य करेगी। बात समझ में आ रही है जी। तो ये देखिए हमारा कुल कार्य कितना था, 12, और ये 2/3। तो 2/3 कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ये अंश में है, और माफ रुकिए पहले यहाँ पे छोटी सी ये कुल कार्य हमें दिया है 12, ठीक है। तो 12 ये अंश में, तो इसके हर में क्या मान सकते हैं 1, और ये हमारा 2/3 और लेडी ये हमारा अंश और हार में है, ठीक है। तो क्या निकलेगा हमारे पास, ये अभी जो बताए थे ऊपर, A/B गुणे D/C, A/B गुणे D/ ये हो गया हमारा C, ठीक है। तो क्या निकला जी, 2 × 2 2 3 6, तो 36 18, क्या निकला 18। ये हमारा एक महीने को एक महिला को लगा समय, ये 18 है ना, 18 ये यहाँ लिखिए यहाँ पर ये दिन 18 दिन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक पुरुष को लगा समय, यहाँ पर एक पुरुष को लगा समय, एक पुरुष को लगा समय बराबर क्या होगा, कुल कार्य 12 अपॉन में 1, y बराबर क्या आया था 1/3, 1/3 हम डाइक करते रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता रहा हूँ 1/3, तो क्या हो गया, बांटते हैं 36 दिन। तो लिखिएगा, आता एक महिला को 18 दिन, यहाँ पे लिखिएगा नीचे। तथा एक महिला को 18 दिन तथा एक पुरुष को 36 दिन लगेंगे। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ जी। ये बात समझ में आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी जी
तो बस एक लाइक जरूर कीजिएगा। 16 देखिए जी क्या कह रहा है। कह रहा है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, है ना। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल याद कीजिए। यहाँ 10 मिनट अधिक का मतलब होता है 4 घंटा 10 मिनट, है ना, उस पर लगे हैं। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं जी। लिखिएगा माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर। मैं इस प्रश्न को किसी पेपर पर समझाऊंगा जी। यहाँ देखिए 60 किलोमीटर गई है तो क्या होगी, इसकी दूरी होगी। ये 60 किलोमीटर जो गई है ये क्या उसकी दूरी है, किसकी, रेलगाड़ी की। प्लस बस से गई है, ये रेलगाड़ी हो गई, और प्लस बस से गई है। समय कितने लगे, 4 घंटे। जब 4 घंटे समय लगे और हमें क्या निकालना है, चाल। तो देखिए दूरी दिया है, क्या दिया है, दूरी। तो दूरी दिया है और बराबर घंटा भी दिया है, यानी समय भी दिया है। तो हम पहले से जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये बात आप भली भांति जानते हैं। ये दूरी हो गया तो बट्टे में क्या मान लेंगे, हमारा चाल। ठीक है, तो समीकरण यहाँ क्या बनेगा जी, यहाँ बनेगा 60x अपॉन x प्लस। ठीक है, दूसरी बात, जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई है और टोटल कितना किलोमीटर है, 300, तो 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 240 किलोमीटर। इसका मतलब किससे गई होगी, बस से। तो ये क्या हो गया, 240 किलोमीटर बस से। अब बस की चाल y माने हम, ये कितना हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 4 घंटा, ये हमारा 4 घंटा समय हो गया। ठीक, ये हमारा एक समीकरण हमारा ऐसे बनेगा जी। देखते हैं दूसरी बात क्या कह रहा है। ये हमारा पहला वाला भी है लेकिन मैं इसको स्पष्ट नहीं करूंगा, फिर मैं दूसरा पहले कर लूँ, इसको बनाओ पहले। दूसरा हमारा क्या होगा, कह रहा है 100 किलोमीटर जा रही है रेलगाड़ी से, ये 100 किलोमीटर हो गया। तो बाकी 200 किलोमीटर गया होगा बस से, बराबर कितना दिए, 10 मिनट अधिक लगते हैं। कितने मिनट, 10 मिनट। यानी कि पहले कितना लगा होगा, 4 घंटा, फिर कितना लगा होगा, 10 मिनट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये 4 लिख लेते हैं, 4 घंटा हो गया। और हम क्या करते हैं, 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे जी। तो 10 मिनट घंटा में बदलने के लिए, तो देखिए सबसे पहले ये 10 मिनट हो गया, ये इसको किसी भी मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दीजिए। किससे, 60 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। तो 1/6, तो ये क्या हो गया, 6 चौके 24, 1 25, 25/6। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका समय हो गया जी। तो ये हमारा 2 समीकरण मैंने ऐसे बनाया है। अब इसको इसी की मदद से हम इसका चाल ज्ञात करेंगे x और y का। ठीक है जी, चलिए तो हमको सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद होगी ये आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, फिर सवाल को बनाइए, समझ बिल्कुल ही बनेगा। शर्त 1 क्या होगा, 60x प्लस 240 y बराबर 4 घंटे। ठीक है,
और आपको मैंने बहुत पहले ही, अगर आप हमारी सारी वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे इसको सॉल्व कैसे करना है, यह बात भली बात ही जानते होंगे। मैं क्या करूंगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इन दोनों का गुणा इसमें करूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सीधा मैं गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60y प्लस 240 बराबर 4xy, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो कुछ समीकरण छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं इसको 4 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 4 से भाग देने पर, ठीक है। आप लोग इसको लिखने का सोचा नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर करिएगा, मैं बस थोड़ा सा आपको स्टेप बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, मुझे पता है 15 चौके 60 होता है, तो 15x प्लस और ये 4 छके 24 60, यहाँ माफ कीजिए यहाँ x लिखना हम भूल गए हैं, ये x और इससे जब 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा xy। इसको आप करिए समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। अब देखिए शर्त 2 से हम निकालेंगे। अब शर्त 2 हमारे पास क्या है, 100x प्लस 200 y बराबर 25/6। अब इसमें क्या कीजिए, सेम वही काम जो मैंने इसमें किया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 100y और ये क्या हो जाएगा 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 25/6xy, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखिए, सबसे पहले 6 में इन सब में मैं गुणा करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको हटाना है। तो यहाँ लिखिएगा ये पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा जी ये 600y 6 दूना 1200x लिखना क्यों भूल जा रहा हूँ जी, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा क्या 6xy, ठीक है। अभी इसको समीकरण मत मानिए। अब देखिए, आप एक बात बताइए, अगर मैं 25 से भाग दे दूंगा तो कुछ छोटा हो जाएगा, 25 से भाग दूंगा तो छोटा क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी 5 10 जिस इकाई के अंक में अगर 5 है, अगर मैं उससे भाग दूंगा तो वो संख्या हमेशा पूर्ण संख्या आती है, यानी कि दशमलव में नहीं आती है और भिन्न में भी नहीं आती है, ठीक है। ये बात मुझे पहले से पता, आपको मैंने बता दिया जी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेगा 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर भाग दीजिए जी, क्या हो जाएगा 600 में 25 से भाग देंगे तो 25 दूना 50 और ये कितना हो जाएगा 10 और 25 चौके 100, ठीक है। ये आपका y हो गया प्लस, अब इसका भाग दीजिए तो मुझे 25 चौका 100 20 बचा जी, तो यहाँ 200 25 वोट है 200 बराबर, ये 25 से 25 क्या होगा कट जाएगा तो क्या बचेगा xy, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। देखिए उतना बड़ा प्रश्न था और उसको कितना छोटा उसको बना दिए। अब देखिए समीकरण 1 2 और समीकरण कितना आसान हो गया, अब इससे आराम से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, तो पहले इसको हटाइए, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, ठीक है। क्या लिखा है 15xy प्लस 60x बराबर xy और ये हमारा हो गया
24y प्लस 48x बराबर xy। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों क्या हुआ, कट गया जी। घटा लीजिए, यहाँ कितना बचेगा, -9y, और ये हमारा प्लस 6 में 4 गया, एक हासिल लेंगे, 10 में 60 गया 2, तो ये 12x बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक मान निकाल लीजिए, आपको जिसमें इच्छा उसको मान आज निकाल सकते हैं, मन करे तो y का, मन करे तो x का। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए हम यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये -9y, ये प्लस में उधर जाएगा तो जी माइनस में हो जाएगा, तो ये -12x, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो y बराबर क्या मिला हमें, देखिए ये 12x/9, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, यानी कि y बराबर हमें मिला 4x/3। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो आया है इसको मानिए अब समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण को हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रखकर अब मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। लिखिए यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, 15y, y का मान 4x/3 प्लस 60x बराबर x, और y का मान 4x/3। चलिए, तो ये देखिए 3 कम 3, 3 बचे 15, तो क्या मिला हमें, 5 चौके 20x प्लस 60x बराबर, इससे गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² 3। ठीक है जी, तो 20 और 60 मिले कितना हो गया, 80x बराबर 4x² 3। अब हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये तो नहीं कि यहाँ पर x हम 0 कर सकते, 0 तो करेंगे नहीं, तो ये x क्या होगा, ये स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाल कभी शून्य हो सकता है नहीं, क्योंकि चाल निकालना है इसलिए यहाँ पर काटे हैं। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 80 अपॉन, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, बराबर 4x, तो ये कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 240x, 240 के बराबर 4x, तो हम भाग दे देंगे, ये कितना, 4 छके 24, x बराबर क्या मिला, 60। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर 60। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे जी। यहाँ रखिए x का मान तीन में रखने पर क्या है, y बराबर 4x, x बराबर 60/3, ये हो गया 3 विषा 60, तो y बराबर 4 दूना 80, आई मीन 20 चौके 80। ठीक है, तो हमें क्या मिला जी, यहाँ लिखिएगा, तो रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे जी, x,
और x का मान 60 किलोमीटर तथा बस की चाल 80 किलोमीटर घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, यही आपका क्या हुआ आंसर। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16 जी, ये भी आपका सॉल्व हो गया। हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में प्रश्न 3G को लेकर जी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया आप एक कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे फैमिली का हिस्सा आप जरूर बनिए, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।